लास्ट क्लास में हमने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? यानी कि पर्पस। अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं, अगर किसी काम को हमें करना है, सो व्हाट इज द पर्पस टू डू दिस वर्क? उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि उस काम को हम कर रहे हैं? उसके ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है ना। तो हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर में जब भी हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उसके भी क्या होते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, जिसके कारण से ही हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर में। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है भाई? क्यों है? पहला ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस। मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारे बिजनेस का? टू रिकॉर्ड transactions related to business, record the transactions related to business, so the financial position of the business can be estimated. हमारे बिजनेस के अंदर में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्यों किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोग का मेन पर्पस क्या होता है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टार्ट का प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट अर्न करना। और अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानने के लिए। अगर हम अपने बिजनेस के अंदर हुए ट्रांजैक्शंस को याद भी न रखें कि कितने ट्रांजैक्शंस कब कब हुए हैं, इसे हम याद भी न रखें, इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है कि हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस को जान पाए? नहीं ना। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या करें? बिजनेस के अंदर में अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करेंगे तभी तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जान पाएंगे। अगर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे? ठीक है, सो मेन पर्पस इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला क्या है? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द बिजनेस। यानी कि हम लोग का सबसे पहला ऑब्जेक्ट का अकाउंट का होता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। कब करेंगे? जब हम अकाउंट्स बनाना शुरू किए तो हमारा अपने आप पहला काम क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अगला क्या है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अभी मैंने जिक्र किया, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस के अंदर वो बिजनेस क्यों शुरू करते हैं, कोई बिजनेस क्यों कम अर्न करता है? एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एवरी पर्सन स्टार्ट्स बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। सब लोग बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए अर्न करते हैं। अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर बिजनेस शुरू किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना भी जरूरी है कि उसके बिजनेस के अंदर में क्या कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बिजनेस के अंदर में कितना प्रॉफिट है, ये भी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। और ये कैसे जान पाएंगे हम लोग बिजनेस के अंदर में जो प्रॉफिट होता है? कैसे जान पाएंगे? तो ये हम लोग जान पाएंगे जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग का वो क्या है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोलता है कि टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन यानी हमारे
बिजनेस की वित्तीय स्थिति, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसे जान पाएंगे हम लोग, कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए भी हमें अकाउंटिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा। जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तब हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर में कितने पैसे आ रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर से कितने पैसे जा रहे हैं। ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, पहले बिजनेस के अंदर में देखेंगे, है ना। और ये तभी पता चल पाएगा जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। जब अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं तो हमारे बिजनेस की क्या आर्थिक स्थिति है, क्या ये हम जान पाने में संभव है, जान पाना नहीं ना। इसीलिए बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट इनफ। क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को जानना ही जरूरी नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस सो दैट द रिलेटेड टू बिजनेस कैन बी, द डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस कैन बी टेकन। यानी बिजनेस के अंदर में सिर्फ डिसीजन से ही, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जानने से ही जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इसे भी जानना जरूरी है, ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस को समझ पाए और उस पर बेस्ड हम लोग डिसीजन ले पाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है टू नो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। क्या पॉइंट है? टू नो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है टू नो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एवरी बिजनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सारे बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है ना, बिकॉज इट हेल्प्स टू बिजनेस टू मेक डिसीजंस। ताकि क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वही हमारे बिजनेस के अंदर में हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि आप अगर उधार सामान बेचते हो और आपने देखा कि आपके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर हैं उनको जब आप उधार बेचते हैं तो वो पैसा आपका डूब जाता है। जैसे एक बिजनेस है, एक बिजनेस के अंदर में मोबाइल भी बेचा जाता है, टीवी भी बेचा जाता है, फ्रिज भी बेचा जाता है और भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बेचे जाते हैं। तो जो मोबाइल बेचा जाता है तो ऐसा देखा गया कि जो मोबाइल के कंज्यूमर्स हैं उनके यहाँ पैसा ज़्यादा डूब रहा है, बैड डिप्स ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब कस्टमर उधार सामान खरीद रहे हैं तो पेमेंट नहीं कर रहे, बाकी सब का आ रहा है लेकिन मोबाइल का नहीं आ रहा है। तो उस बेसिस पे हम ये डिसीजन लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे मोबाइल को क्रेडिट पे बेचना, क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, है ना। ये डिसीजन हमने कैसे लिया, हम लोग को अकाउंट बनाया तो फिर हमें अकाउंट से पता चला कि ऐसा ऐसे बात है, तब लो। अगर हम लोग अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते तो क्या ये पता चल पाता, नहीं। इसीलिए बिजनेस के अंदर में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है टू नो द डेवलपमेंट। क्या बोला जा रहा है? टू नो द डेवलपमेंट। एवरी बिजनेसमैन वांट टू सी द डेवलपमेंट इन देयर बिजनेस। सही बात है भाई, सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और ये जो डेवलपमेंट है ये बिजनेस के प्रॉफिट पे ही तो डिपेंड करता है ना। अगर बिजनेस का प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा बिजनेस की डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगी। विदाउट अकाउंटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज डेवलपमेंट। अगर आपके बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट हो रहा है तभी आपके बिजनेस का डेवलपमेंट भी होगा। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या वैसे बिजनेस का डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जितना हमारे लिए प्रॉफिट जरूरी है ना, यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग के बिजनेस का डेवलपमेंट हो पाए। और ये जो डेवलपमेंट है ये हमें कैसे पता चलेगा, बिजनेस के प्रॉफिट से, कि प्रॉफिट ज़्यादा तो डेवलपमेंट ज़्यादा, प्रॉफिट कम डेवलपमेंट कम। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, व्हेन वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ
अकाउंट्स, विल वी यूज द अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग इसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग बिजनेस के डेवलपमेंट को देख पाए। क्लियर है? चलो, ये तो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो गई यहां तक। अब हम लोग किस पे बात करेंगे? अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज। ठीक है, किस पे बात करेंगे हम लोग? एडवांटेज पे। क्या बता इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का ना है, एक ही बार कर देंगे पूरा का टॉपिक का। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट है एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, नीड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, देन द आंसर विल बी द सेम। आंसर क्या होगा? सेम आप लिख सकते हो। क्या है भाई? कंट्रोल ऑन एरर्स। पहला क्या है? कंट्रोल ऑन एरर्स। एक बात बताओ कि आपके बिजनेस के अंदर में तो गलतियां होती ही हैं, गलतियां तो होगी ना। आप क्या चाहोगे? उस गलतियों को सुधार करें, कंट्रोल करें, या फिर छोड़ दें? सुधार करना चाहोगे ना। अगर आपके बिजनेस में अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गलतियां होती हैं, उसको सुधार कैसे करोगे? अकाउंटिंग की मदद से ही करोगे, है ना। अगर आप मान लो कि चीज़ें बेचकर भूल जाते हो, सामान खरीद कर भूल जाते हो, तो उसको लिखना पड़ेगा ना। आपको अकाउंटिंग का यूज़ करोगे तो उस गलतियों को आप क्या करोगे? सुधार कर पाओगे। तो क्या ये हमारा एडवांटेज है कि नहीं बिजनेस का? क्या ये हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? यानी अकाउंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और क्या इसको हम लोग नीड भी बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं ना। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे लिए एडवांटेज, इंपॉर्टेंस या नीड हो अकाउंटिंग का, तो ये सारे पॉइंट्स यूज होंगे। जिसमें सबसे पहला क्या बोल रहा है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल ऑन एरर्स। पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट में कंट्रोल ऑन एरर्स। अब कंट्रोल ऑन एरर्स में क्या कहता है यहाँ पे कि अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ऑफ एरर्स इन द बिजनेस। सच एरर्स मे बी रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन। बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन यानी कि ये गलतियाँ क्या हो सकती है? बिजनेस से या बिजनेस के होने वाले ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है। अकाउंटिंग हेल्प्स टू द बिजनेस टू कंट्रोल सच एरर्स। और जो अकाउंटिंग है वो ऐसे गलतियों को सुधार करने में क्या करती है? हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि हेल्पफुल इन टेकिंग द डिसीजन। अच्छा एक बात बताओ, इस बात को मानते हो कि नहीं? अगर अकाउंटिंग के बेसिस पे आप अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकते हो ना, ये आपको बिजनेस में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यानी कि ये आपके बिजनेस में डिसीजन लेने में जब हेल्प करेगा, इसका मतलब कि ये भी आपके बिजनेस के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज हो गया, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी हो गया और ये बिजनेस के लिए नीड भी हो गया, है ना। अगर पूछा जाएगा कि क्या नीड है भाई, तो हम कहेंगे भाई ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक है, एडवांटेज है, बेनिफिट है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो ये हमारा पॉइंट हो सकता है। क्या बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन इन द बिजनेस, अ बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर में जब भी डिसीजन लिया जाता है तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस के सभी एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, हर पहलू से सोचना पड़ता है। बात सही है कि नहीं? हर पहलू से सोचना पड़ता है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हर पहलू से, हर एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है एक बिजनेस के अंदर में बिजनेसमैन को, सो इन सच अ वे अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस टू टेक द करेक्ट डिसीजन। सो अकाउंटिंग इज also an important aspect which helps to the business
एंड बिजनेसमैन टू टेक द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, यानी कि उसमें भी अकाउंटिंग क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर में इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सको। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। अकाउंटिंग इज अ वे through which we can store all the information about the transaction of the business। बिजनेस के अंदर में आप जो भी डिसीजन लेते हो, बिजनेस के अंदर में जो आप डिसीजन लेते हो, आपके बिजनेस में वो सारे अकाउंटिंग आपके हेल्प करते हैं, है ना। आप जब बिजनेस के अंदर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब आपको हेल्प करते हैं बिजनेस के डिसीजन लेने में, तो क्या आप उसको उन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, है ना। आप सारी इंफॉर्मेशन को जब इकट्ठा करोगे तब ना आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको स्टोरेज करना भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये पॉसिबल सिर्फ अकाउंटिंग के मदद से ही हो सकता है, और इसीलिए अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया? सो कंपैरेटिव का मतलब क्या हो गया? कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। कंपैरेटिव स्टडी भी क्या है? सारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट बिजनेस कैन नो देयर स्टेटस ऑफ द बिजनेस, ताकि बिजनेस अपने स्टेटस को देख पाए, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के स्टेटस को देख पाने में सक्षम हो, एंड कैन टेक द डिसीजन ऑन द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर वो डिसीजन भी ले पाए। यानी कंपैरेटिव का मतलब हो गया कि आप जब बिजनेस के अंदर में आप जब देख रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे अरे पिछले साल हमारा सेल कितना था, इस साल हमारा सेल कितना हो गया, पिछले साल हमारी बिज़नेस की प्रॉफिट कितनी थी, इस साल हमारी बिज़नेस की प्रॉफिट कितनी हो गई। आप क्या करोगे? इस चीज़ को कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना। पिछले बार इतना हमने इन्वेस्ट किया था तो इतना प्रॉफिट हुआ, इस बार हमने इन्वेस्ट कम किया तब हमारा प्रॉफिट कम हुआ। तो ये क्या होता है? ये जब स्टडी करते हैं जब हम लोग, किसको क्या कहा जाता है? कंपैरेटिव स्टडी। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अकाउंटिंग की मदद से, और अकाउंटिंग इसके लिए भी ज़रूरी है। अगर अकाउंटिंग है तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज एज एन एविडेंस, यानी सबूत के तौर पर। अकाउंटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the business to tackle legal matters। accounting can be used as an evidence। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस के अंदर में जब बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होगा कि बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जब कैलकुलेट करते हो तो आप उस प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्स भी पे करते हो, और हम लोग सबको टैक्स पे करना चाहिए। जब हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता है किसी भी बिजनेस का तो वो प्रॉफिट पे बेसिस पे होता है। अगर कैसे पता चलेगा कि आप सही टैक्स पे कर रहे हो? उसके लिए आपको अपना प्रॉफिट पता होना जरूरी है ना। और प्रॉफिट कैसे पता होगा? अकाउंटिंग की मदद से। अगर आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तब आप अपने सही बिजनेस को आप टैक्स का पता कर पाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं आपने टैक्स में चोरी की है ना, अब तुम गलत टैक्स भर रहे हो, तुमने टैक्स में चोरी की है, क्या करोगे तुम? तुरंत अकाउंट्स आपने लाके दिखा दोगे ना कि यू कैन चेक माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो चेक करेगा, नहीं जी ठीक है, सही भरा, सही ITR फाइल किया, ऐसा बोलेगा ना। मतलब आपका जो अकाउंटिंग है वो सबूत के तौर पे भी यूज हो रहा है ना लीगल मैटर्स में। यही नहीं बल्कि और भी लीगल मैटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। नए बिजनेस का खरीदना, बेचना, शेयर खरीदना, शेयर इन्वेस्ट करना, फाइनेंस बिजनेस, किसी बिजनेस से लोन लेना, किसी दूसरे बैंक से लोन लेना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको सबूत के तौर पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये तब पॉसिबल है जब आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा। और कब रहेगा? जब आप बनाओगे। इसका मतलब इसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये भी हुआ ना एडवांटेज।
इम्पॉर्टेंस और नीड्स, हुआ ना? वेरी गुड। हेल्पफुल इन टेकिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स पैसों से रिलेटेड हेल्प। फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स पैसों से रिलेटेड हेल्प। क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू डेवलप आवर बिजनेस वी नीड एक्स्ट्रा कैपिटल। हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, ग्रो कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, विच कैन बी फुलफिल बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही फुलफिल किया जा सकता है। यानी कि जो क्या किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो बैंक लोन देने वाली फाइनेंशियल बैंक है वो सारे हो गए, या बैंक हो गए, या फिर कुछ ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो सिर्फ लोन देने का काम करती है। ये सारे हमारे बिजनेस को क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्ट करती है, यानी फाइनेंशियली हेल्प करती है। अब बताओ, ये हेल्प करेगी लेकिन किनका करेगी? उन्हीं बिजनेस के करेगी ना जो उनके लोन के पैसे को वापस कर पाए। लोन के पैसों को वापस कर पाने में कौन सक्षम है, कौन नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो बताओ कि क्या ये हमारे बिजनेस के डिसीजन लेने में हेल्पफुल है कि नहीं है? बट इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तभी संभव है जब हम अपने बिजनेस के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्या है? ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ग्रोथ के लिए द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग, लाइक टेकिंग लोन्स, मेकिंग न्यू पार्टनर्स, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एक्सरसाइज। सो इन ऑर्डर टू ग्रो द बिजनेस अकाउंटिंग इज नेसेसरी। इन सारी चीज़ों के लिए भी, ग्रो करने के लिए इन सारी चीज़ों को भी ज़रूरत पड़ती है बिजनेस के अंदर में, और जो ये भी पॉसिबल होगा तभी जब हमें क्या होगा, यानी जब हमारे पास अकाउंट्स मेंटेन होगा। क्लियर है? बोलिए। कोई प्रॉब्लम? आइए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ द बिजनेस। क्या बोला जा रहा है? लिमिटेशंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग, सॉरी बिजनेस नहीं, अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए लिमिटेशंस में क्या बोला जा रहा है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कौन बता सकते हैं क्या? लिमिटेशन का मतलब सीमाएं, इसको हम लोग कमी भी बोलते हैं, कमियां। ठीक है, यानी सीमा है किसी चीज़ का, यानी उसके अंदर कमी, इसको क्या बोलेंगे? कमी। तो जैसे हमारे अकाउंटिंग के अंदर में बहुत सारे फायदे भी थे, तो कहीं ना कहीं नुकसान उसको हम नहीं बोल सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ तो कमी है भाई। ठीक है, मतलब इसका एक लिमिट है, कहीं कहीं पे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। तो कहाँ है भाई? तो क्या बोल रहा है? तो देखो, सबसे पहले कह रहा है कि अकाउंटिंग डज नॉट गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। मतलब कि अकाउंटिंग जो है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता है। मतलब इन द बिजनेस देर आर सम एस्टिमेशन, देर आर सम एस्टिमेटेड ट्रांजेक्शंस like calculated depreciation, closing stock, etc. Such transactions are recorded only by the estimated of accountant. कुछ हमारे बिजनेस के अंदर में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन होती है, मतलब अनुमान लगा के होती है। जैसे मान लो कि ये पंखा है, ओके। अब इस पंखा को हमने क्या किया भाई, ये पंखा हमने जब खरीदा, ठीक है, तो ये हमारे पास 2000 का था। अब इस पंखे की वैल्यू में कमी आ गई, यानी कि ये डिप्रिसिएशन हो गया इसके अंदर में। अब उस डिप्रिसिएशन को हम 10% के रेट पे क्या किए,
रिकॉर्ड किए बिजनेस के अंदर में। आगे जाके आप लोग डिप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ोगे कि क्या होता है। हल्का फुल्का मैंने बताया है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है तो वो डिप्रिसिएशन होता है, उसके लिए भी हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। अब बताओ कि क्या वो एग्जैक्ट हम लोग 1000 की वैल्यू में कमी आई है? नहीं ना, उसका तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और कैलकुलेट करके और उस पर हमारा अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है। तो क्या ये एकदम 100% रिजल्ट दे रहा है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे अकाउंटिंग क्या है, पूरी तरह से यूजफुल ना होके इसके अंदर एक लिमिटेशन हो जाता है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियल फेस ऑफ बैलेंस शीट। अकाउंटिंग जो है बैलेंस शीट का एग्जैक्ट रियल फेस शो नहीं करती है। इन द बैलेंस शीट्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। बैलेंस शीट के अंदर में एसेट्स को क्या किया जाता है, किस बेसिस पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना। एंड इग्नोर्ड चेंज इन द देयर वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जो उसकी वैल्यू में चेंजेस आ रही है। ठीक है, मैंने ये चेयर खरीदा कितने का, 5000 का, हमने इसको क्या किया, बैलेंस शीट में लिखा दिया फर्नीचर 5000 का। अब ये इसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ तो 5000 की वैल्यू लिखी हुई है ना। तो बताओ कि क्या ये हम सही फेस शो कर पा रहे हैं बैलेंस शीट में? नहीं। एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट in which debt is purchased. In this case depreciation is charged and assets are shown in the balance sheet. हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर में जिस डेट को हम लोग परचेज करते हैं उस डेट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बैलेंस शीट जो होता है ना वो साल के अंत में तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाया जाएगा। अब 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो उसी समय हमें लिखना होता है कि हमारे पास एसेट कितने के हैं, हमारे पास फर्नीचर कितने के हैं। तो बताओ खरीदे कब थे, हाँ, और जब बैलेंस शीट में शो कब कर रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल फेस शो कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ है। इन दिस केस डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एंड एसेट्स आर शोन ऑन द बैलेंस शीट। उस कंडीशन में हम लोग एसेट्स जो है चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन का, एसेट का, और उसके बाद शो करते हैं। देयर आर ऑल्सो सम आर्टिफिशियल एसेट्स, और कुछ आर्टिफिशियल एसेट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो कि आर्टिफिशियल है, लाइक गुडविल। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल एसेट्स है। ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल एसेट्स नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल यानी बनावटी एसेट्स है, बनावटी संपत्ति है। विच आर ऑल्सो शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। दस बैलेंस शीट डज नॉट शो द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द बैलेंस शीट। इस तरीके से बिजनेस, यानी इस प्रकार से हमारा जो एग्जैक्ट जो होता है ना, एकदम एग्जैक्ट, वो हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस के इंफॉर्मेशन को, पोजीशन को शो नहीं कर सकता है अकाउंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नॉट कंप्लीटली ट्रू। पूरी तरह से सत्य भी इसको हम नहीं कह सकते हैं। समटाइम्स इन द बिजनेस some small type of transactions are admitted to record in such a way it does not give the actual accurate knowledge of accounting. हम कभी कभी क्या होता है, हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ कोई काम करने के लिए आदमी आया, कोई लेबर आया, मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई सामान पहुँचा दो, तो उसने बोला कि सर कुछ नाश्ता पानी सर, बीड़ी सिगरेट सर के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने बोला ठीक है जाओ। मैंने उसको क्या किया कि सामान दे दिया और उसको मैंने दिया पैसे, जाओ कुछ खा पी लो। उसने क्या किया, खा लिया पी लिया, खा पी लिया, थोड़ा सिगरेट वगैरह पान वगैरह खा लिया। अब हम अपने बिजनेस में पान लिखेंगे, सिगरेट लिखेंगे नहीं, तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे एंटरटेनमेंट चार्ज या किसी तरह का चार्जेस 100 रुपीज़, ठीक है। या फिर मान लो कि
17 रुपीज़ का हो गया, अब 17 रुपीज़ लिखने जाए नहीं ना, तो ओवरऑल एक उसको एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको एक अटेंडमेंट चार्ज या रिफ्रेशमेंट चार्ज करके शो करके हम दिखा देंगे, ठीक है ना, हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन शो नहीं कर पाता है। इन सच अ वे इट डज नॉट गिव द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, और इन सारे कंडीशंस में ये क्या है, एक्यूरेट नॉलेज नहीं शो कर पाता। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड ही कर पाता है अकाउंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, बट sometime in order to take decisions, computation of non-monetary transactions are also important, like management errors, employee efficiency, difficulty in management, etc. कह रहा है कि हमारे बिजनेस में सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मॉनेटरी होता है, जो पैसों से रिलेटेड होता है, लेकिन कभी कभी बिजनेस के अंदर में डिसीजन लेने के लिए हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो नॉन मॉनेटरी है। जैसे आपके बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, आपकी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कैसी है ना, आप मैनेजमेंट करने के दौरान आपको किस किस चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या ये पॉसिबल है अकाउंट्स के अंदर में दिखाना? नहीं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर ये भी इस कारण भी क्या होता है, बिजनेस में कमी आ जाती है। क्लियर है? अगला देखो पॉइंट क्या कह रहा है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है, जो अभी बोल रहा था सनी, विंडो ड्रेसिंग क्या है? In window dressing, accounts are presented in a very good position to confuse the competitor, investors or government. In this case, accounting show their demerits. विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकाउंट्स को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में दिखा देते हैं कि देखो हमारे बिजनेस का पोजीशन बहुत अच्छा है। क्यों? कंपटीटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर्स है, फाइनेंसर है, उन सबको कि वो कंफ्यूज हो जाए, वो समझे कि बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और वो आपके बिजनेस में पैसा लगा दे, आपके बिजनेस में क्या करें, इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, आपको लोन दे दें। इन सारे कारणों से जब बिजनेस के अकाउंट्स को अब उसके एक्चुअल पोजीशन से बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलेंगे, विंडो ड्रेसिंग। क्लियर है? नहीं? सो इस सिचुएशन